नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जिसका शासनकाल था 1266 से लेकर 1287। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बलबन की निजी जानकारी प्राप्त की थी, निजी जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा बलबन के शासनकाल में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में अध्ययन किया था, कौन कौन सी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ा था। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि बलबन ने अपनी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बलबन की सबसे प्रमुख समस्या थी आम जनता के मन में जो शासक के प्रति सम्मान और भय की भावना थी वो पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी और उसे पुनः स्थापित करना था। तो इसके लिए बलबन ने अपना एक अलग से ही राजत्व सिद्धांत स्थापित किया था। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है वो अत्यंत सरल था। उसके सिद्धांत के अनुसार जो इस सुल्तान है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। हजरत साहब के बाद में सुल्तान ही सर्वोपरि है और आम जनता को शासक की प्रत्येक बात को आंख मूंद कर मानना चाहिए। वह ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि वह निरंकुश शासन करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसके शासन में हस्तक्षेप करे। और इसका उसे एक ये बेनिफिट भी मिला था कि जो धार्मिक लोग थे वो जो ईश्वर के प्रति जिनमें आस्था थी, तो उसके सिद्धांत के कारण से आम जनता के मन में सुल्तान के प्रति भी ईश्वर के समान ही आस्था उत्पन्न होने लगी। बलबन के राजत्व सिद्धांत को हम कुछ पॉइंटों के आधार पर पढ़ सकते हैं। जैसे पहला, सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, सामान्य जनता को उसकी बात माननी चाहिए। ताज को गौरवमय होना चाहिए, यानी जो शासक है वह सामान्य जनता से अलग है। तीसरा, सुल्तान के अधिकार असीमित है, वह कुछ भी कर सकता है, वह निरंकुश है, जरूरत पड़ने पर लौह और रक्त की नीति भी अपना सकता है। सुल्तान को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए और स्वयं के चरित्र को शुद्ध रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात एक और, सुल्तान का उच्च वंशीय होना जरूरी है। सुल्तान का उच्च वंशीय होना जरूरी है, ये बात बलबन के राजत्व सिद्धांत में शामिल थी और इसके लिए उसने स्वयं को भी तुरान के राजवंश का वंशज बताया। इसके अलावा उसने अपने शासन के अंदर भी अपने महत्वपूर्ण पदों पर उच्च वंश से संबंधित लोगों को ही नियुक्तियां दी थी, जैसा आपको बताया था। दूसरा है केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाना। बलबन ने शासन से संबंधित संपूर्ण जो शक्तियां हैं वो अपने अंदर ही, अपने पास ही निहित रखी। शासन के अंतर्गत उसने विभिन्न विभाग जरूर दिए थे, परंतु उन विभागों से जुड़े हुए व्यक्ति किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। प्रत्येक विभाग से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बलबन की इच्छा के बिना नहीं लिया जा सकता था। तो इस प्रकार कह सकते हो कि शासन की संपूर्ण शक्तियां एक शासक में ही केंद्रित थी, क्योंकि उसे बलबन का मानना था कि जो शासक अपने कार्यों को किसी अन्य पर थोप देता है तो वह शासक लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता। और दूसरी बात है कि बलबन को अन्य किसी भी मंत्री पर उतना विश्वास भी नहीं था। इस कारण से उसने शासन की समस्त शक्तियां एक शासक में ही केंद्रित रखी। तीसरा था बलबन का महत्वपूर्ण कार्य सेना का पुनर्गठन। इल्तुतमिश के समय से ही सेना के अंदर जितने भी सैनिक थे, कई वृद्ध हो चुके थे, कई मर चुके थे। मृत सैनिकों के परिवार वालों ने सेना के मुंशियों से साठगांठ करके विभिन्न जागीरें प्राप्त कर ली थी और सेना के अंदर कई ऐसे सैनिक थे जो अधिक आयु के थे और बेकार थे। तो बलबन ने इन सब की जांच पड़ताल करवाई और उसने संपूर्ण सेना को या सैनिकों को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा। पहली कैटेगरी के अंदर वह सैनिक थे जो वृद्ध हो चुके थे। तो सबसे पहला कार्य उसने यही किया कि उन सैनिकों के लिए वजीफे की व्यवस्था करवाई
और उनके पास में जितनी भी जागीरें थी वो शाही नियंत्रण में ली। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के अंदर वह सैनिक थे जो वर्तमान में कार्यरत थे। उन सैनिकों के लिए नकद वेतन की व्यवस्था करवाई और उनकी जागीरें भी शाही नियंत्रण के अंदर ले ली। तीसरी कैटेगरी के अंदर वे थे जो मृत हो चुके थे और जिनके परिवार वालों को कई जागीरें मिली हुई थी, तो उनके लिए भी जो आसपास के गांव थे उन्हीं से उनकी आय की व्यवस्था करवाई और उनकी जागीरें वो भी शाही नियंत्रण में ले ली। ये बात अलग है कि बाद में जो तीसरी कैटेगरी के जो मृत सैनिकों के परिवार वाले थे उनको वो जागीरें वापस दे दी गई थी। तो इस प्रकार उसने सेना को 3 कैटेगरी में बांटकर वो जो जागीरें सैनिकों के परिवार वालों के पास में थी वो शाही नियंत्रण में ले ली। उसके बाद में उसको पता था कि ये जो साम्राज्य एक विशाल सेना के माध्यम से ही लंबे समय तक चल सकता, अन्यथा नहीं चल सकता। तो उसने एक विशाल सेना का पुनर्गठन भी करवाया। इसके अलावा उसने जो सेना प्रधान है आरिज़ मुमालिक, उसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जो घोड़ों को दागने की प्रथा है वो भी बलबन के कार्यकाल से ही प्रारंभ हुई थी। चौथा है न्याय व्यवस्था। कहा जाता है कि बलबन कठोर था परंतु न्यायप्रिय था। और ये बातें यहाँ से सिद्ध होती है कि उसका ही एक सूबेदार था मलिक बकबक, जिसने अपने एक सेवक को मार दिया था। और जब इसकी सूचना बलबन के पास में पहुंची थी तो बलबन ने उसे कोड़े मार मार कर मारने के लिए अपने सैनिकों को कहा और उस वहीं पर दरबार में उसे कोड़े मार मार कर मार दिया गया। इसके अलावा हैबत खां था जिसने नशे में एक व्यक्ति को मार दिया था। जब इसकी सूचना बलबन के पास में पहुंची थी तो बलबन ने उसे 500 कोड़े लगाने के लिए कहा, तो दरबार में उसे 500 कोड़े लगाए गए। तो इस प्रकार वह न्यायप्रिय भी था। शासन से संबंधित जैसा आपको बताया था सभी निर्णय वही लेता था। अगर उसके पास में ऐसी कोई बात पहुंचती कि किसी व्यक्ति ने या किसी मंत्री ने उसकी आज्ञा की अवहेलना की है तो उसे प्राणदंड तक दिया जा सकता था। कुल मिलाकर शासन से जुड़े व्यक्तियों की अनुशासनहीनता और लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं करता था। चौथा है गुप्तचर व्यवस्था। बलबन चाहता था कि उसके साम्राज्य में होने वाली छोटी से छोटी घटना की जानकारी भी उसके पास में होनी चाहिए और इसके लिए उसने अपने समस्त साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपने गुप्तचर नियुक्त करवाए थे और उन गुप्तचरों को यह आदेश दिया गया था कि प्रत्येक सूचना बलबन के पास में पहुंचनी चाहिए। यहां तक कि उसने गुप्तचरों के ऊपर भी गुप्तचर नियुक्त किए गए, यानी कि अगर कोई भी गुप्तचर किसी भी प्रकार की सूचना बलबन तक नहीं पहुंचाता था और अगर उन गुप्तचरों के ऊपर जो नियुक्त गुप्तचर है वो इसकी सूचना अगर बलबन तक पहुंचाते थे तो उन गुप्तचरों को भी प्राणदंड तक दिया जाता था। तो इस प्रकार उसने अपने गुप्तचरों के मन में भी यह बात बैठा दी थी कि कोई भी छोटी से छोटी सूचना को भी उन्हें बलबन तक पहुंचाना है। बलबन के समय में गुप्तचरों को वारिद कहा जाता था और इन गुप्तचरों के प्रधान को वारिदे मुमालिक कहा जाता था। ये ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि जो गुप्तचर है उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था वारिद और गुप्तचरों के प्रधान को कहा जाता था वारिदे मुमालिक। इस प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था बलबन के समय में थी। अगला है राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुधारना। बलबन ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को सुधारने का भी प्रयास किया क्योंकि उसके पास में अब एक विशाल सेना थी और इसके लिए राज्य का आर्थिक रूप से सुदृढ़ सक्षम होना आवश्यक था और इसके लिए उसने कई प्रकार के कर भी लगाए। वैसे तो करों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है परंतु कुछ एक कर जैसे मुसलमानों से शरीयत के रूप में कर लिया जाता था और गैर मुसलमानों से आप कह सकते हो जजिया है या खिराज वगैरह है वो कर लिए जाते थे। इस प्रकार उसने अपने शासन को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है तुर्क अमीरों का दमन।
बलबन ये अच्छी तरह जानता था कि जब तक तुर्क अमीरों का ये जो संगठन है तब तक वह निरंकुश रूप से शासन नहीं कर सकता। और वह संगठन था चहलगान। ध्यान रखना, इसको चहलगान भी कहा जाता था, चहलगान चालीसा। ठीक है, तो ये संगठन जब तक था तब तक वह निरंकुश रूप से शासन नहीं कर सकता था, क्योंकि अब तक जितने भी शासक बने थे या जितने भी शासकों को अपदस्थ किया था वो इस चालीसा संगठन ने ही किया था। दूसरा कि वो खुद इस चालीसा संगठन का सदस्य था। वो सबसे निम्न स्तर का 40वें नंबर का व्यक्ति था। धीरे धीरे वो ये बात अलग है कि वह योग्यता से शिखर पर पहुंचा था, तो उसको पता था कि जब मैं ये कर सकता हूँ तो अगर ये संगठन सक्रिय रहा तो मेरे शासन को भी लंबे समय तक नहीं चलने देगा। इसलिए उसने इस चालीसा संगठन के प्रत्येक सदस्य को किसी न किसी रूप से मारने का प्रयास किया। किसी को जहर देकर, किसी को न्याय की आड़ में, जैसे आप कह सकते हो भटिंडा, भटनेर, समाना, इनके जो सूबेदार थे, जो चालीसा संगठन के सदस्य थे, इनको विष देकर मरवा दिया गया। इसके अलावा अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, हैबत खां है, मलिक बकबक है, ये भी चालीसा संगठन के ही सदस्य थे। और कई इतिहासकारों ने कहा भी है कि न्याय की ओर में उसने इनको मरवा दिया था। तो कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से चाहे कैसे भी करना हो, उसने चालीसा संगठन के सभी सदस्यों को एक एक करके मरवा दिया। इसके अलावा अपने निजी सदस्यों को उसने उनके महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं उत्पन्न हो। अगला है उपद्रवकारी तत्वों का दमन। जैसा आपको बताया था, जो मेवाती थे या दोआब क्षेत्र के जो लुटेरे थे, वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में या दिल्ली के अंदर घुस जाते थे, वहाँ की स्त्रियों से आभूषण छीन लेते थे, लूटमार करते थे और वापस जाकर जंगल में छुप जाते थे। बलबन ने मेवाती जहाँ छुपते थे वहाँ के आसपास के जंगलों को कटवाया, वहाँ सड़कें बनवाई जिससे कि वो छुप नहीं सके, और निर्ममता से उनका दमन किया। और यही नीति उसने दोआब के जो लुटेरे हैं उनके साथ में अपनाई, और इस प्रकार उसने जो जितने भी जो उपद्रवकारी थे उनका दमन किया। इसके अलावा है मंगोल समस्या, जिसका सामना प्रत्येक शासक को करना पड़ा था, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे रजिया सुल्तान हो, चाहे रुकनुद्दीन हो, चाहे बहराम शाह हो, चाहे नासिरुद्दीन हो, सबको सामना करना पड़ा था। तो बलबन ने इसके लिए क्या किया कि सीमांत क्षेत्र के अंदर कई दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसमें आप कह सकते हो भटिंडा है, सिरसा है, अबोहर है, भटनेर है। यहाँ पर दुर्गों का निर्माण करवाया और अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को सीमांत सुरक्षा के लिए नियुक्त किया। इसके अलावा आप कह सकते हो सन 1270 में उसने अपने पुत्र मोहम्मद खां और बुगरा खां को भी वहाँ पर नियुक्त किया, जिसमें मोहम्मद खां ने मंगोलों से काफ़ी संघर्ष किया और वहाँ से खदेड़ भी दिया। हाँ, ये बात अलग है, इस दौरान सन 1285 में मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में आते हैं बलबन की मृत्यु। बलबन अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खां को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रिय था, और उसने मोहम्मद खां को अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया था। परंतु 1285 में इसकी मृत्यु होने के कारण से वह मानसिक रूप से काफ़ी टूट गया था। हाँ, ये बात अलग है कि दरबार के अंदर वह राजकार्य करता था, परंतु अकेले में वह अपने पुत्र को याद करके काफ़ी रोता था, यहाँ तक कि अपने कपड़े तक फाड़ लेता था। उसने बाद में अपने पुत्र बुरगरा खां को भी बुलाया था, परंतु वह भी कुछ समय रुका और उसके बाद में लखनौती वापस लौट गया था। तो इस तरह वह अकेला पड़ गया था और बीमार हो गया था। और बाद में उसने अपने जो निजी मंत्री है, जो विश्वास पात्र मंत्री है, उनको बुलाकर अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खां के पुत्र खुसरो को अपनी मृत्यु के बाद में शासक नियुक्त करने के लिए कहा। यह बात अलग है कि उसके मंत्रियों ने खुसरो को न बनाकर बुगरा खां के पुत्र को शासक बनाया था। और इस प्रकार सन 1287 के अंदर
बलबन की मृत्यु हो गई थी और एक ऐसे शासक का अंत हो गया था जिसने वास्तविक रूप से गुलाम वंश की स्थापना की थी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।